कल्पना कीजिए कोई एक ऐसी जादुई गोली है जो तनाव कम कर सकती है, मतलब वजन घटाने में भी मदद कर सकती है और यहाँ तक कि शरीर को बीमारियों से बचा सकती है। और वो भी बिना जिम में एक भी बूंद पसीना बहाए। बिल्कुल, बिना किसी भारी मशीन का इस्तेमाल किए। सुनने में किसी झूठे विज्ञापन या किसी मार्केटिंग छलावे जैसा लगता है ना? हाँ, एकदम लगता है जैसे कोई क्विक फिक्स बेच रहा हो। सही कहा। लेकिन आज की इस गहन चर्चा में हम डे 28 योगा बेनिफिट्स नाम के दस्तावेज से कुछ ऐसे तथ्य निकालने वाले हैं जो साबित करते हैं कि ये जादुई गोली हमेशा से हमारे पास ही मौजूद थी। और ये बहुत ज़रूरी भी है। फिटनेस को लेकर आज के दौर में जो एक धारणा बन गई है वो बहुत हद तक हसल कल्चर से प्रेरित है। हाँ, लगातार बस भागते रहने की मानसिकता। बिल्कुल, ऐसा मान लिया गया है कि स्वास्थ्य एक संघर्ष है, मतलब कोई ऐसी चीज जिसे हासिल करने के लिए शरीर को सजा देनी पड़ती है। हाँ, लोगों को लगता है कि अगर कसरत के बाद शरीर दर्द से टूट नहीं रहा है या पसीने से भीग नहीं गया है तो शायद वो कसरत असरदार ही नहीं है। मैं भी अक्सर यही सोचती थी, जो कि बिल्कुल गलत है। आज जिन नोट्स पर हम बात कर रहे हैं वे दिखाते हैं कि कैसे एक प्राचीन विज्ञान बिना किसी मार धाड़ के हमारी सबसे बड़ी शारीरिक और मानसिक समस्याओं का समाधान दे सकता है। तो चलिए सीधा इसी बात पर आते हैं कि आखिर ये विज्ञान काम कैसे करता है। स्रोत सामग्री स्पष्ट रूप से कहती है कि योग केवल शरीर को रबर की तरह मोड़ने की कला नहीं है या फिर ये जिम का कोई विकल्प नहीं है। सही बात है। इससे शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़ने का एक गहरा विज्ञान बताया गया है। लेकिन जब हम आत्मा और मन को जोड़ने जैसी बातें सुनते हैं ना, तो ये थोड़ा दार्शनिक और किताबी लगने लगता है। हाँ, थोड़ा हवाई लगता है शुरुआत में। बिल्कुल। तो इसे आज के उस इंसान के संदर्भ में कैसे समझा जाए जो सुबह से शाम तक बस काम में उलझा रहता है? इसे समझने के लिए हमें आज की लाइफस्टाइल की असलियत को देखना होगा। दिन भर कुर्सियों पर बैठे रहना, स्क्रीन को घूरते रहना और रात में सोने से पहले लगातार सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। एकदम सही। ये आज की सामान्य दिनचर्या है। इस प्रक्रिया में शरीर तो एक जगह स्थिर रहता है, लेकिन दिमाग लगातार दौड़ रहा होता है। वो एक साथ सैकड़ों सूचनाओं को प्रोसेस कर रहा होता है। तो होता क्या है कि शरीर और दिमाग के बीच कोई तालमेल नहीं बचता, कनेक्शन टूट जाता है। बिल्कुल। दार्शनिक शब्दों से परे जाकर देखें तो योग इसी टूटे हुए संपर्क को वापस जोड़ने की एक बहुत ही तार्किक प्रक्रिया है। ये बात मुझे ना एक कंप्यूटर सिस्टम की याद दिलाती है। वो कैसे? मान लीजिए कि शरीर एक हार्डवेयर है, मतलब वो बाहरी ढांचा जिसे हम छू सकते हैं, और मन उस कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है जो सारे विचार और तनाव प्रोसेस कर रहा है। हाँ, तो आज के दौर में ऐसा है जैसे उस सॉफ्टवेयर के बैकग्राउंड में दर्जनों भारी एप्स चल रहे हैं। ईमेल, काम का दबाव, भविष्य की चिंता, और वो एप्स लगातार बैटरी खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इस नजरिए से देखें तो योग वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को फिर से सिंक करता है ताकि पूरा सिस्टम क्रैश होने से बच सके। ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। और जब ये सिंक टूटता है ना, मतलब जब सिस्टम क्रैश होने लगता है, तो उसका सीधा असर स्वास्थ्य पर दिखाई देता है। शारीरिक रूप से? हाँ, रातों की नींद उड़ जाना, हर वक्त एक अजीब सी थकान महसूस होना, या फिर कंधों और गर्दन में बिना किसी चोट के दर्द रहना। ओह, तो ये सब उसी क्रैश होने की प्रक्रिया के लक्षण है। बिल्कुल। लोग अक्सर इस दर्द को दबाने के लिए दवाइयां लेते हैं या थकान मिटाने के लिए दिन भर कॉफी पीते रहते हैं। वो हार्डवेयर को बाहर से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम सही। जबकि असल समस्या भीतर उस ऑपरेटिंग सिस्टम की है। स्रोत इसी बात पर जोर देता है कि योग महज एक कसरत नहीं है, एक जीवन शैली है। क्योंकि यह सिखाता है कि सिस्टम को भीतर से रीबूट कैसे करना है। हाँ। तो जब हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम के क्रैश होने की बात करते हैं, हाँ, तो अक्सर इसका असर मांसपेशियों की जकड़न और मानसिक तनाव के रूप में दिखता है। स्रोत में एक बहुत दिलचस्प चेन रिएक्शन या कहें श्रृंखला प्रतिक्रिया का जिक्र है कि कैसे सिर्फ सांसों को नियंत्रित करने से शरीर का पूरा ढांचा बदलने लगता है। बिल्कुल, ये पूरा एक लूप है। लेकिन एक मिनट रुकिए। हाँ, मुझे यहाँ थोड़ी उलझन है। हाँ, बताइए। लचीलापन आना और तनाव कम होना तो बिल्कुल समझ में आता है। शरीर को स्ट्रेच करेंगे तो मांसपेशियां खुलेंगी और गहरी सांस लेने से मन शांत होगा। लेकिन क्या सिर्फ एक मैट पर बैठकर सांस लेने या थोड़ा स्ट्रेच करने से मेटाबॉलिज्म तेज हो सकता है? लोगों को अक्सर यही कंफ्यूजन होता है। या पाचन सुधर सकता है? क्योंकि वजन कम करने और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तो आमतौर पर भारी वजन उठाने की सलाह दी जाती है ना। ये विरोधाभास अक्सर उलझा देता है, क्योंकि
हमने स्वास्थ्य को अलग अलग डिब्बों में बांट दिया है। कैलोरी जलाना ही सब कुछ लगता है। हाँ, लेकिन अगर हम इस चेन रिएक्शन को मेडिकल साइंस के नजरिए से समझें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। जब कोई प्राणायाम करता है तो वो केवल हवा अंदर बाहर नहीं कर रहा होता। तो असल में क्या हो रहा होता है? गहरी सांसें सीधे तौर पर शरीर की वेगस नर्व को उत्तेजित करती हैं। वेगस नर्व, ये शरीर में क्या भूमिका निभाती है? मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानती। ये नर्वस सिस्टम का वो अहम हिस्सा है जो दिमाग और शरीर के प्रमुख अंगों के बीच एक तरह से संचार करता है। ये दिमाग को सिग्नल देता है कि सब कुछ सुरक्षित है। अच्छा। दिन भर के काम, ट्रैफिक और चिंता के कारण शरीर लगातार फाइट और फ्लाइट मोड में रहता है, मतलब खतरे से लड़ने वाले मोड में। हाँ, ऐसा लगता है जैसे हर वक्त कोई इमरजेंसी हो। बिल्कुल। इस मोड में शरीर में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन भरा रहता है। प्राणायाम इसी अलार्म को बंद करके शरीर को रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में वापस ले आता है, आराम और पाचन के मोड में। तो इसका मतलब है कि जब तक दिमाग शांत नहीं होगा और वो अलार्म बंद नहीं होगा, तब तक शरीर का पाचन तंत्र सही से अपना काम शुरू ही नहीं कर पाएगा। एकदम सही पकड़ा आपने। जब शरीर को लगता है कि वो खतरे में है तो उसका सारा खून और ऊर्जा मांसपेशियों की ओर भेज दी जाती है, ताकि या तो लड़ सकें या भाग सकें। हाँ, ऐसे में पाचन तंत्र को ऊर्जा मिलनी बंद हो जाती है। लेकिन जब योग के जरिए रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम एक्टिवेट होता है, तब आंतें खाने को सही तरीके से पचाना शुरू करती हैं। मतलब पेट की सूजन और गैस वगैरह कम होती है? बिल्कुल। और शरीर भोजन से विटामिन और खनिजों को गहराई से सोखने लगता है। और मुझे लगता है कि यहीं से वो मेटाबॉलिज्म वाला हिस्सा भी जुड़ जाता होगा। हाँ, बिल्कुल जुड़ता है। क्योंकि जब पाचन तंत्र दुरुस्त होता है और शरीर पोषक तत्वों को सोख रहा होता है, तो ऊर्जा को प्रोसेस करने की क्षमता तो अपने आप बेहतर हो जाएगी ना? 100%। और इसमें कॉर्टिसोल के कम होने का भी बड़ा हाथ है। वो कैसे? जब शरीर लगातार तनाव में रहता है ना, तो उसे लगता है कि कोई अकाल पड़ने वाला है या कोई बड़ा संकट आने वाला है। अच्छा, तो वो बचाव की तैयारी करने लगता है। हाँ, इसलिए वो फैट को जमा करके रखने लगता है, खासकर पेट के आसपास। लेकिन जब नर्वस सिस्टम शांत होता है तो शरीर फैट को होल्ड करना बंद कर देता है। वाओ! प्राकृतिक रूप से मेटाबॉलिज्म सुचारू हो जाता है और वजन नियंत्रित होने लगता है। ये वाकई हैरान करने वाली बात है। मतलब लोग वजन घटाने या पाचन सुधारने के लिए न जाने कितने महंगे सप्लीमेंट्स और गोलियों पर खर्च करते हैं, और फायदा कुछ खास नहीं होता। हाँ, जबकि एक साधारण सी गहरी सांस लेने की प्रक्रिया शरीर के भीतर वही रासायनिक बदलाव ला सकती है। बिल्कुल। और अगर शरीर का पाचन मजबूत है और दिमाग शांत है, तो इसका सीधा असर हमारी इम्यूनिटी पर भी पड़ता ही होगा। हाँ, ये उसी चेन रिएक्शन का अगला हिस्सा है। जब शरीर की ऊर्जा हर वक्त तनाव से लड़ने और खराब खाने को पचाने में बर्बाद नहीं होती, तो वो ऊर्जा बच जाती है। बिल्कुल। वो बची हुई ऊर्जा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को मजबूत करने में लग जाती है। शरीर खुद की मरम्मत करने लगता है। ये ऐसा नहीं है कि योग किसी एक खास बीमारी का इलाज कर रहा है। ये एक ही जड़ को सींचने जैसा है जिससे पूरे पेड़ को फायदा पहुंचता है। ये चेन रिएक्शन वाकई में आंखें खोलने वाला है। मतलब शांत दिमाग से बेहतर पाचन से सही मेटाबॉलिज्म, उससे वजन पर नियंत्रण और अंततः एक मजबूत इम्यूनिटी। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। लेकिन जब इस विज्ञान को असल जिंदगी की भागदौड़ में उतारने की बात आती है ना, तो एक नई चुनौती खड़ी हो जाती है। हाँ, वो तो है। सोशल मीडिया पर योग की जो तस्वीर दिखती है, जहां लोग महंगे स्टूडियो में महंगे कपड़े पहनकर सिर के बल खड़े हैं या अपने शरीर को रबड़ बैंड की तरह मोड़ रखा है, वो देखकर तो कोई भी डर जाएगा। वही तो, उसे देखकर किसी भी आम इंसान को लगेगा कि ये उसके बस की बात नहीं है। एक थका हुआ इंसान जो घंटों ऑफिस की कुर्सी पर बैठा रहता है, वो इस डर को कैसे पार करे? देखिए, सोशल मीडिया में योग की एक बहुत ही जटिल और प्रदर्शनकारी छवि बना दी है। ऐसा लगता है जैसे ये कोई एक्रोबैटिक्स का खेल हो। हाँ, जिम्नास्टिक्स लगता है पूरा। लेकिन स्रोत सामग्री इस भ्रम को पूरी तरह से तोड़ती है। ये साहस करती है कि शुरुआत करने के लिए किसी शारीरिक करतब की जरूरत नहीं है। तो कितना समय देना होगा? केवल 15 से 20 मिनट का समय, और कुछ बेहद बुनियादी आसन काफी हैं। यहाँ सारा खेल तीव्रता का नहीं बल्कि निरंतरता का है, कंसिस्टेंसी का है। ये निरंतरता वाली बात तो फिटनेस के हर नियम पर लागू होती है। बिल्कुल। ये बिल्कुल एक पौधे को पानी देने जैसा है। अगर कोई सोचे कि वो हफ्ते भर पौधे को पानी नहीं देगा और रविवार को समय निकालकर एक साथ पूरी बाल्टी भर पानी गमले में डाल देगा, तो पौधा तो बचेगा नहीं। हाँ, पानी मिट्टी के ऊपर से बह जाएगा
पौधा पनपेगा नहीं बल्कि शायद उसकी जड़ें गल जाएंगी। सही बात है। रोज 15-20 मिनट का समय तो वो गहराई तक जाता है और एक टिकाऊ विकास देता है। और फिटनेस के मामले में भी अक्सर वही बाल्टी भर पानी वाली गलती दोहराई जाती है। हम वीकेंड वॉरियर्स बन जाते हैं। हाँ, लोग अचानक से जोश में आकर एक दिन 2 घंटे जिम में भारी वजन उठाते हैं या मीलों दौड़ते हैं और फिर अगले 4 दिन तक दर्द के मारे सोफे से उठ नहीं पाते। ऐसा तो बहुत लोगों के साथ होता है। लेकिन रोज केवल 15 मिनट देना आपके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को हर दिन ये याद दिलाता है कि उसे शांत अवस्था में वापस लौटना है। ये शरीर पर कोई प्रहार नहीं है, ये बस एक नई शांत आदत बनाने का तरीका है। लेकिन उन 15 मिनटों में किया क्या जाए? श्रोत में कुछ आसान आसनों का जिक्र किया गया है, जैसे ताड़ासन, भुजंगासन और वृक्षासन। हाँ, ये बहुत ही बेसिक आसन है। क्या ये साधारण से दिखने वाले आसन वाकई उस इंसान की मदद कर सकते हैं जो दिन भर अपने लैपटॉप के आगे सिकुड़कर बैठा रहता है? बिना किसी शक के इन आसनों को सिर्फ इसलिए नहीं चुना गया है कि ये आसान है, बल्कि इनका सीधा संबंध हमारी आधुनिक जीवन शैली के नुकसानों को पलटने से है। कैसे? उदाहरण के लिए ताड़ासन को ही लें। इसमें बस दोनों पैरों पर सीधे खड़े होकर हाथों को ऊपर की ओर खींचना होता है। ये सुनने में तो बहुत साधारण लगता है। लेकिन जरा सोचिए कि दिन भर स्क्रीन के सामने झुककर बैठने से हमारी रीढ़ की हड्डी किस कदर सिकुड़ जाती है, उस पर कितना दबाव बढ़ता है। हाँ, पोस्चर एकदम खराब हो जाता है। ताड़ासन उस सिकुड़न को खोलता है, स्पाइन को डीकंप्रेस करता है और शरीर को वापस उसकी प्राकृतिक सीध में लाता है। और भुजंगासन, जहाँ तक मुझे याद है इसे कोबरा पोज भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल। इसमें पेट के बल लेटकर सीने को थोड़ा ऊपर उठाना होता है ना? हाँ, अब देखिए, ऑफिस में काम करने वाले या फोन चलाने वाले ज्यादातर लोगों के कंधे हमेशा आगे की तरफ झुके रहते हैं और सीना सिकुड़ा रहता है। इस वजह से उनके फेफड़ों को पूरी तरह से हवा से भरने की जगह ही नहीं मिल पाती। वे हमेशा उथली सांसें लेते हैं, शैलो ब्रीदिंग। ओ, तो सांस भी पूरी नहीं आड़ रही होती। भुजंगासन सीधे तौर पर छाती को खोलता है, फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है और पीठ के निचले हिस्से के उस दर्द से राहत देता है जो कुर्सियों पर बैठने से पैदा होता है। मतलब ये दिन भर की गलत पोस्चर का सबसे बेहतरीन एंटीडोट है। बिल्कुल। ये तो शरीर के ढांचे को ठीक करने की बात हो गई, लेकिन वृक्षासन यानी ट्री पोज का क्या काम है? इसमें तो बस एक पैर पे खड़ा होना होता है और हाथों को जोड़ना होता है। वृक्षासन देखने में केवल शारीरिक संतुलन का खेल लगता है, लेकिन असल में ये दिमाग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। वो कैसे? जब कोई इंसान एक पैर पर खड़ा होकर संतुलन बनाने की कोशिश करता है ना, तो उसका दिमाग कल की मीटिंग, शाम के ट्रैफिक या किसी और चिंता के बारे में सोच ही नहीं सकता। हाँ, क्योंकि अगर ध्यान भटका तो गिर जाएंगे। बिल्कुल। उसे पूरी तरह से उसी पल में मौजूद रहना पड़ता है, अपनी सांसों पे ध्यान देना पड़ता है, वरना संतुलन तुरंत बिगड़ जाएगा। वाओ! ये आसन मानसिक अस्थिरता को तोड़कर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को वापस लाता है। जो चिंता का लूप होता है ना, उसे काट देता है। मतलब ये सिर्फ कसरत नहीं है, ये शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को रीसेट करने के छोटे छोटे टूल्स हैं। एकदम सही कहा आपने। ताड़ासन रीढ़ की हड्डी को सीधा करता है, भुजंगासन सीने को खोलकर गहरी सांसों के लिए जगह बनाता है और वृक्षासन भटकते हुए दिमाग को पकड़कर वर्तमान में बांध देता है। अब यहाँ एक और सवाल उठता है जो समय से जुड़ा है। स्रोत में ये साफ तौर पे सलाह दी गई है कि सुबह का समय योग के लिए सबसे बेहतरीन है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। क्या शाम को या दिन के किसी और वक्त इसे करने से शरीर को नुकसान हो सकता है? नुकसान बिल्कुल नहीं है। योग और स्ट्रेचिंग किसी भी समय की जा सकती है, लेकिन सुबह को प्राथमिकता देने के पीछे एक बहुत गहरा न्यूरोलॉजिकल कारण है। अच्छा। हाँ, जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमारा दिमाग और शरीर दिन भर के तनाव और सूचनाओं से अछूता होता है। बिल्कुल। वो एक खाली स्लेट की तरह होता है। एकदम फ्रेश। उस वक्त 15 मिनट का योग पूरे दिन के लिए एक टोन या लय सेट कर देता है। इसका मतलब है कि हम दिन की शुरुआत रिएक्टिव स्थिति में नहीं करते। बिल्कुल। कि अलार्म बजा, तुरंत फोन देखा, किसी के मैसेज का तनाव लिया और बस हड़बड़ी में भागने लगे। हाँ, इसके बजाय दिन की शुरुआत एक सचेत और शांत अवस्था से होती है। जब आपका नर्वस सिस्टम सुबह ही संतुलित हो जाता है ना, तो दिन भर की चुनौतियां आप पर उतनी हावी नहीं हो पाती। ये एक अदृश्य कवच की तरह काम करता है, जो पूरे दिन आपकी ऊर्जा को बेवजह खर्च होने से बचाता है। एकदम सही। ये पूरी जानकारी स्वास्थ्य और फिटनेस को देखने का नजरिया ही बदल देती है। मतलब ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि इसके लिए किसी महंगे स्टूडियो, जटिल कपड़ों
या घंटों पसीना बहाने की कोई जरूरत नहीं है। बस 15 मिनट का समय और खुद को दुरुस्त करने की इच्छा शक्ति चाहिए। बिल्कुल। अब इन सारे सिद्धांतों और विज्ञान से आगे बढ़कर उस चुनौती की बात करते हैं जो स्रोत सामग्री के अंत में दी गई है, क्योंकि ज्ञान तो तभी फायदेमंद है ना जब उसे असल जिंदगी में आजमाया जाए। हाँ, वो 7 दिन का चैलेंज, ये बहुत ही व्यवहारिक कदम है। स्रोत में एक बहुत ही साधारण सा संकल्प लेने को कहा गया है। ये कोई 90 दिनों का ट्रांसफॉर्मेशन या थका देने वाला बूट कैंप नहीं है। बिल्कुल नहीं। बस एक छोटा सा 7 दिन का चैलेंज, रोज सुबह केवल 15 मिनट योग करना और ये देखना कि शरीर और मन में क्या बदलाव आता है। ये चुनौती खुद इस बात को साबित करने के लिए है कि कैसे एक छोटी सी आदत पूरे जीवन को प्रभावित कर सकती है। 7 दिन सुनने में बहुत छोटी अवधि लगती है, लेकिन न्यूरोलॉजी के नजरिए से ये शरीर के फीडबैक लूप को बदलने के लिए काफी है। क्या वाकई इतने कम समय में फर्क दिखता है? हाँ, जब कोई व्यक्ति हर रोज सुबह केवल 15 मिनट के लिए बाहरी दुनिया का शोर बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता है, तो पहले ही हफ्ते में नींद की गुणवत्ता में सुधार दिखने लगता है। मतलब नींद गहरी आने लगती है। सुबह उठने पर शरीर में भारीपन नहीं होता, पाचन तंत्र हल्का महसूस होता है और सबसे बड़ी बात, दिन भर बनी रहने वाली बेवजह की घबराहट शांत होने लगती है। ये तो कमाल है। जब इतने कम समय में इतने सकारात्मक बदलाव महसूस होते हैं ना, तो ये प्रक्रिया कोई थोपी हुई दिनचर्या नहीं रह जाती। वो एक आदत बन जाती है। हाँ, एक ऐसी स्थायी आदत जिसे इंसान खुद छोड़ना नहीं चाहता। ये वाकई में बहुत बड़ी बात है कि कैसे एक छोटी सी शुरुआत इतने गहरे परिणाम दे सकती है। इस चर्चा की शुरुआत में जिस थका देने वाली फिटनेस की बात हुई थी, योग उसके बिल्कुल विपरीत खड़ा है। एकदम उल्टा। ये कुछ छीनता नहीं है, ये थकाता नहीं है, शरीर को तोड़ता नहीं है, बल्कि ये शरीर और दिमाग के बिखरे हुए टुकड़ों को समेटकर एक नई ऊर्जा देता है। एक शांत मन, मजबूत पाचन, बेहतर मेटाबॉलिज्म और अंततः एक स्वस्थ शरीर, सब कुछ एक दूसरे से कितनी खूबसूरती से जुड़ा हुआ है। और यही इस प्राचीन विज्ञान की सबसे बड़ी खूबसूरती और ताकत है। ये बाहरी दिखावे की नहीं, बल्कि भीतर के संतुलन की बात करता है। बिल्कुल। तो आज की इस गहन चर्चा के अंत में एक सवाल उभर कर सामने आता है, जिस पर वाकई गहराई से विचार किया जाना चाहिए। अगर दिन के केवल 15 मिनट, वो भी बिना किसी शोर शराबे, बिना पसीना बहाए, शरीर और दिमाग को एक साथ लाकर पूरे दिन की दिशा को इतनी गहराई से बदल सकते हैं, तो इस तेज रफ्तार और भागती दौड़ती दुनिया में और ऐसी कौन सी छोटी शांत आदतें हो सकती हैं जिन्हें हम लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या कुछ पल के लिए ठहर जाना और खुद पर ध्यान देना लगातार बिना सोचे समझे भागते रहने से ज्यादा असरदार हो सकता है? ये एक ऐसा विचार है जो केवल फिटनेस ही नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकता है।